नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को हिला के रख सकता है। एक कंट्रोवर्सी जिसने पॉलिटिकल सर्कल में तूफान मचा के रखा है, और ये कंट्रोवर्सी है राहुल गांधी की वोट चोरी के एलिगेशंस जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के अगेंस्ट लगाए हैं। क्या राहुल गांधी के एलिगेशन सच हैं या सिर्फ एक ये पॉलिटिकल ड्रामा है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक न्यूट्रल एंगल लेके, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये एलिगेशंस आखिर सच है या फेक, या आखिर ये कितने सच है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। What I say to the people is my word. I am saying it publicly to everybody. Take it as an oath. वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अगस्त 7, 2025 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। उन्होंने बोला 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भारी मात्रा में वोट चोरी किए गए, और इस वोट चोरी में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ही शामिल हैं। उनके टारगेट में है कर्नाटका का महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा सीट का पार्ट है। राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा वोट चोरी किए गए हैं, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है? इसका भी जवाब राहुल गांधी ने खुद ही दिया, और उन्होंने बोला ये वोट चोरी 5 तरीकों से किए गए हैं: डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, बल्क रजिस्ट्रेशंस, इनवैलिड फोटोज और फॉर्म 6 का मिसयूज। ये सब सुन के आखिर आप सबके दिमाग में ये आ ही रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ी वोट चोरी हुई कैसे, और क्या ये क्लेम्स, क्या ये वोट चोरी सच है या झूठ? देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6.5 लाख वोट्स पड़े थे, और जिसमें से करीबन 1,250,000 वोट्स फेक थे। ये नंबर्स कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है। उनका ये कहना था कि वहां पे बीजेपी ने 1,14,000 वोटों से लीड ली, जबकि कांग्रेस ने बाकी के 6 सेगमेंट्स में जीत हासिल की, और इस लीड की वजह से ही बेंगलोर सेंट्रल की सीट बीजेपी के हाथ में चली गई, और वो भी सिर्फ 32,707 वोट के मार्जिन से। तो आइए इन 5 एलिगेशंस को एक एक करके समझते हैं। पहला है डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी का कहना है कि तकरीबन 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स थे, यानी कि वो मल्टीपल बूथ्स में या मल्टीपल स्टेट्स में उनका रजिस्ट्रेशन था, रजिस्टर्ड थे। राहुल गांधी एक एग्जांपल भी देते हैं गुरकीरत सिंह दंग का, जो कि 4 अलग अलग बूथ्स में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वो 4 अलग अलग बूथ्स में वोट डालने जाते हैं। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times. अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे, जो है फेक एड्रेसेस का। राहुल गांधी के मुताबिक 40,009 वोटर्स के एड्रेसेस या तो फेक हैं और या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे टाइप कर दिया है, YTDR QPF। तीसरा है बल्क रजिस्ट्रेशंस। तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा केसेस में एक ही एड्रेस पे दर्जनों वोटर्स रजिस्टर्ड है, जैसे कि एक सिंगल हाउस में 80 लोग रजिस्टर्ड हैं। 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन या एड्रेस, वही एक हाउस है, वही एक घर है। The house, which is barely 10 to 15 square feet, is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. वहीं चौथा है इनवैलिड फोटोज। तकरीबन 4,000 से भी ज्यादा केसेस में वोटर्स के फोटोज या तो ब्लर्ड हैं और या तो गलत हैं, जो कि इम्पर्सनेशन का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और पांचवा और आखिरी तरीका है फॉर्म 6 का मिसयूज, जिसमें 33,000 से भी ज्यादा वोटर्स, जो कि पुराने वोटर्स थे, उनको न्यू वोटर्स के रूप में दोबारा से रजिस्टर किया गया है। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, कोई ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। 2 बार अप्लाई करती हैं। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। इतने बड़े लेवल की वोट चोरी आखिर हो कैसे रही है? क्या ये पॉसिबल है? राहुल गांधी का कहना है कि इतने बड़े लेवल की चोरी सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में भी हुआ है। महाराष्ट्र में उन्होंने क्लेम किया है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के बीच तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड हुए हैं, जो कि बीजेपी के फेवर में वोट करते हुए दिखे। और वहीं बिहार में 66 लाख वोटर्स के नेम डिलीट किए गए, वो भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर। यही सब देखकर और यही सब क्लेम करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, और 11 अगस्त को ECI के ऑफिस तक मार्च किया, जहां उनको पुलिस ने भी रोका, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी सारे लोग डिटेन भी किए गए। कांग्रेस के लीडर्स जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, DK शिवा कुमार और प्रियंका गांधी जैसे लीडर्स इस कैंपेन में जुड़े हुए दिखाई दिए। सिद्धारमैया ने तो PM मोदी के रजिस्ट्रेशन तक की बात की और उनपे ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने वोट चोरी की है।
वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के एलाइज जैसे आदित्य ठाकरे और कपिल सिब्बल ने भी राहुल गांधी को सपोर्ट दिया और ईसीआई से ट्रांसपेरेंट जवाब मांगे। लेकिन आखिर बीजेपी का इन एलिगेशंस पे क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स है बीजेपी का? जाहिर सी बात है, बीजेपी ने इन एलिगेशंस को बेसलेस बताया है और ये बताया कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। उनके ये एलिगेशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही शेमलेस क्लेम कर रहे हैं। वहीं संबित पात्रा का ये कहना है कि कांग्रेस जब जीत जाती है तो ईसीआई की तारीफ करती है, वहीं जब हार जाती है तो उन पे फ्रॉड्स के इल्जाम लगाने लगती है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के वोटर्स के डाटा पर सवाल उठाए, ये कह के कि राहुल गांधी के नंबर्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिस्पांस की, तो ईसीआई ने भी इन क्लेम्स को टोटली डिनाई किया है और इन क्लेम्स को बेसलेस बताया है। ईसीआई ने राहुल गांधी को ये डायरेक्शन भी दिया है, ये उनसे मांग की कि रूल 20 के अंदर वो एक ओथ पर साइन करके सारे क्लेम्स सबमिट करें और या तो फिर वो माफी मांगे। ईसीआई का कहना है कि वोटर लिस्ट रीडेबल फॉर्मेट में इस वजह से नहीं दी जाती क्योंकि उसमें काफी सारे प्राइवेसी कंसर्न्स इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं अगर बात करें सीसीटीवी फुटेज की, तो वो 45 डेज में लीगली डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। अब यहां पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी पे सच में बहुत सारे सॉलिड प्रूफ्स हैं या नहीं। उनका कहना यह है कि ये सारा डाटा ईसीआई का है, तो फिर वो ओथ क्यों दे या वो डिक्लेरेशन क्यों दे इस डाटा पे। वो ये बोलते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ ऑलरेडी ले ली है, तो ये पब्लिक स्टेटमेंट ही काफी है। They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. लेकिन ईसीआई का कहना है कि बिना फॉर्मल कंप्लेंट के हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये एक बात भी सच है कि जब वोटर रोल रिवीजन हो रहा था तब कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए थे। तो क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर एक डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा खतरा? चलिए थोड़ा बर्ड आई व्यू लेते हैं और जूम आउट करके देखते हैं कि आखिर इंडिया का इलेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ईसीआई के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराएं और जितना भी डाटा है या वोटर लिस्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो ईसीआई मैनेज करेगा। हर एलिजिबल सिटीजन यानी कि 18 साल से ऊपर का आदमी फॉर्म 6 के थ्रू वोटर रजिस्टर करता है। वोटर आईडी या एपिक कार्ड दिया जाता है वोटिंग के लिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। पोलिंग बूथ में ईवीएम और वीवीपैट जैसे डिवाइसेस यूज होते हैं और सीसीटीवी या वेब कास्टिंग से मॉनिटरिंग की जाती है। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद अगर कोई इरेगुलरिटी सामने आती है तो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है, जिसका लिमिटेशन पीरियड होता है 45 डेज यानी कि 45 दिन के अंदर आपको इलेक्शन से जुड़े जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 2024 के इलेक्शंस के बाद ये लिमिटेशन पीरियड यानी कि जो 45 दिन है ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब ईसीआई के पास सिर्फ प्लेनरी पावर्स के अलावा और कोई लीगल रेमेडी बचती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के एलिगेशंस एक पॉलिटिकल स्टंट है या सच में ये बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशंस है और सच में ये एक डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे ईसीआई ने काफी नॉन ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड दिखाया, जैसे मशीन रीडेबल लिस्ट ना देना या सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर देना। ये सारी चीजें पब्लिक ट्रस्ट को बहुत ही ज्यादा कमजोर करती है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनके एग्रेसिव काउंटर अटैक्स ये दिखाते हैं कि अगर सब कुछ फेयर एंड फ्री मैनर में हुआ है तो आखिर इतना डिफेंसिव क्यों होना। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी बिहार के आने वाले इलेक्शंस की वजह से और भी ज्यादा फायर अप हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, ये इशू सिर्फ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का नहीं है या कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ये इशू देश के डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाता है कि जहां पे एक लोकतंत्र सिर्फ इस बात पे निर्भर होता है कि वहां पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। अगर वहां पे इलेक्शंस में ऐसी डिस्क्रिपेंसीज देखी जाएंगी, नॉन ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी, तो आखिर पब्लिक ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा? एक वोटर आखिर ये कैसे भरोसा कर पाएगा कि वो जिसको वोट दे रहा है या उसका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पे या इन एलिगेशंस पे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।